मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले क्लास में यानी क्लास 11 में हमने त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़े थे, इनका प्रांत देखा था, परिसर देखा था, इनका आलेख बनाते थे। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को भी समझ पाओगे। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो जिनका कंसेप्ट त्रिकोणमितीय फलन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इससे रिलेटेड आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। तो चारों चैप्टर तो नहीं, लेकिन जो आपके त्रिकोणमितीय फलन वाला जो चैप्टर है उसको जरूर देखेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के बेस्ड पे हमारा यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर भी है। जब हम लोग फलन चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर क्लास 12 का जब सेकंड चैप्टर फंक्शन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वहां बताया था कि किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात होने के लिए वह फलन 1/2 होना चाहिए। 1/2 होगा तभी उसका प्रतिलोम निकल सकता है। यानी कि त्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो त्रिकोणमितीय फलन अगर 1/2 होगा तभी ना उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब अगर हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, जैसे मान लो fx बराबर sin x ले लिए, sin x ले लिया। अब हमें पता है अगर हम लोग यहाँ पे sin 30 का वैल्यू निकालना चाहें, है ना, तो अब तो हम क्लास 12th में है, तो हम यहाँ π/6 लिख देते हैं, π/6। चलो, तो sin π/6 का वैल्यू कितना होता है, तो sin π/6 का वैल्यू होता है 1/2। 30 डिग्री का कितना होता है, 1/2 होता है। इसी तरह अगर 150 की बात करें, sin 150 डिग्री की बात यानी 5π/6 की बात करें, तो यहाँ पे sin 5π/6 का वैल्यू अगर निकालोगे तो sin, याद है आपको, पाई माइनस π/6 लिखेंगे, यानी कि sin π/6 हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होता है ये अभी आपको सिखाएंगे आगे भी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका वैल्यू 1/2 आ गया, यानी sin 5π/6 का भी वैल्यू 1/2 आ गया, है ना। अगर हम लोग sin 390 डिग्री का देखें, यानी कि 13π/6 का देखें, तो इसको ऐसे लिखोगे sin 13π/6, लिखोगे इसको sin 2π + π/6, तो इसका हो जाएगा sin π/6, यानी कि यह भी आ गया 1/2। तो देख रहे हैं यहाँ पे इसका भी देख रहे हैं ना, इस एलिमेंट पर भी इमेज 1/2 हो रहा है, यहाँ पे भी इमेज 1/2 हो रहा है, यहाँ पर भी इमेज 1/2 हो रहा है। तो यहाँ जब देख रहे हैं इस तरह से कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज सेम हो जाएगा, तो वो 1/1 होगा जी, 1/1 तो नहीं होगा। अब रही बात की जब यह 1/1 नहीं हुआ, तो 1/1 नहीं हुआ तो वो तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। तो इन्वर्टिबल करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि चैप्टर तो आप देख रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो एक्चुअल में बता दें कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, वह इन्वर्टिबल नहीं होता है। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कब यह डिफाइन होगा, किस पर लेंगे, ये इसका डोमेन रेंज किस तरह से लेंगे ताकि वो डिफाइन हो जाए, तो इन सब सारे सवालों के जवाब आपको इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो आपको पहले से ही पता है कि कोई फंक्शन जब 1/2 होगा तभी वो इन्वर्टिबल हो सकता है, ये जानते हैं। तो पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं कि इसी फंक्शन के प्रतिलोम निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी देखेंगे। तो उसी डेफिनेशन को हम फिर दोबारा देख ले रहे हैं। माना कि f a to b, मतलब f जो है a से b में एक फलन है जो एकैकी आच्छादक है, जो 1/1 भी है और अनटू भी है। तो जाहिर सी बात है जब 1/2 होगा तो वो इन्वर्टिबल होगा, हमने प्रूफ किया हुआ है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो एक फलन f इनवर्स, आपको पता ही है कि फंक्शन f का जो इनवर्स होता है, प्रतिलोम होता है, उसको f इनवर्स डिनोट करेंगे, ये तो पता है। और ये कैसे डिफाइन होगा, तो b to a में आपको पता है ना कि फंक्शन f का जो डोमेन होगा वो फंक्शन f इनवर्स का रेंज बन जाएगा, और फंक्शन f का जो रेंज होगा ये इसका डोमेन बन जाएगा। देख रहे हो ना, इसका डोमेन जो हो रहा है यहाँ, डोमेन जो हो रहा है यहाँ रेंज बन जा रहा है, और इसका जो रेंज हो रहा है वह यहाँ डोमेन बन जा रहा है। तो f इनवर्स कैसे डिफाइन हो रहा है, b to a में का f का प्रतिलोम कहलाता है। यह जो फंक्शन होगा क्या कहलाएगा, फंक्शन f का प्रतिलोम कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। यदि और केवल यदि
y बराबर एफ एक्स दिया हो तो यह बन जाएगा एफ इनवर्स y बराबर x। समझ में आया? और इसके बारे में आप भली बात ही जानते हैं, हम लोग फंक्शन चैप्टर जब पढ़ रहे थे, जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे इसमें देखे थे। और हम लोग ये तो जानते ही हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन जब हो जाता है, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, तो उस फंक्शन का जो प्रांत होगा यानी कि डोमेन जो होगा, फंक्शन एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा, प्रांत होगा, डोमेन जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? तो यहां लिख सकते हैं फंक्शन एफ का परिसर। चेंज हो जाता है ना। और एफ इनवर्स का जो परिसर होगा यानी कि जो रेंज होगा वह किसके बराबर हो जाता है? तो वह बराबर होता है फंक्शन एफ के प्रांत के। तो ये सारे कंसेप्ट आपके पहले से ही क्लियर है, मैंने जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था वहां पे ये सारा चीज बता दिया था। अब चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बस यहाँ पे सीखेंगे कितना कितना होता है, डिफाइन नहीं करेंगे। डिफाइन हम क्लास 11th में कर चुके हैं, जिनको दिक्कत होगी वो चैप्टर जाके पढ़ सकते हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम लोग देख साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स के बारे में, तो इसके डोमेन की बात करें तो आपको पता है कि इसका डोमेन आर होता है, डोमेन आर होता है। और रेंज क्या होता है? तो रेंज के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका रेंज होता है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। यानी कि यह किसी भी रियल नंबर के लिए इसका वैल्यू डिफाइन होगा और इसका रेंज जो होगा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। यानी हमेशा इसके वैल्यूज जो होंगे -1 से 1 के बीच आएगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। उसी तरह से हमने cos x का भी देखा हुआ है। अगर इसको कुछ मान लो यहाँ पे एफ एक्स बराबर साइन एक्स, यहाँ मान लेते हैं एफ एक्स बराबर cos x। चलो तो इसके बात करें तो इसका भी डोमेन आर ही हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी, पिछले क्लास में हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं। रेंज की बात करें तो रेंज इसका -1 से 1 हो जाता है, -1 से 1 तक। चलो ये क्लोज इंटरवल है ना, ये आपको पता ही है। चलिए तीसरा फंक्शन देखते हैं। तीसरा हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स बराबर tan x। तो tan x का डोमेन जो होगा, जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ जो tan x होगा वह रियल नंबर होगा, वह रियल नंबर होगा। और किसको छोड़कर? तो 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z को छोड़कर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, लेकिन π/2 के मल्टीपल को छोड़कर, π/2 के मल्टीपल। एक्चुअली में आप जानते हो ना कि sin 90 का आपका अपरिभाषित होता है ना। तो इसी तरह के जो वैल्यू होंगे ना उनको छोड़कर 2n + 1 π/2, आप n की जगह रखो ना, आप कोई भी पूर्णांक 1 रखोगे, आपका 3 π/2 आएगा। तो 3 π/2 पे भी यह नॉन डिफाइन होगा। ठीक है, इसलिए डोमेन में कोई भी रियल नंबर होगा, किसको छोड़कर? 2n + 1 π/2 को छोड़कर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, आपको बस बता रहे हैं। और जिनको दिक्कत होगी इसमें वो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चैप्टर को देख लेंगे। अच्छा, रेंज की बात करें तो इसका रेंज आर हो जाता है। चलो रेंज जो होता है आर हो जाता है। चलो अगला फंक्शन देखते हैं, कॉट को देखते हैं। अगला कॉट हो जाएगा आपका 4 नंबर, कॉट एफ एक्स बराबर कॉट एक्स। तो इसका डोमेन आपको पता है, इसका डोमेन होगा क्या? तो डोमेन कोई भी रियल नंबर हो जाएगा n पाई को छोड़कर, जहां n बिलोंग्स करेगा z से, मतलब 180 के मल्टीपल को छोड़कर। ठीक है, उस पर यह अपरिभाषित होता है। रेंज, रेंज की बात करें तो रेंज इसका कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। अगला फंक्शन देखो, अगला फंक्शन है आपका एफ एक्स बराबर सेक एक्स, सेक एक्स के लिए। तो याद है आपका इसका डोमेन क्या होता है? तो इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर होता है 2n + 1 π/2 को छोड़कर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अच्छा रेंज की बात करें तो इसका रेंज हम लोग जानते हैं कोई भी रियल नंबर बस -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन -1 से 1 के बीच में इसका रेंज नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन अगला है फंक्शन 6 नंबर एफ एक्स बराबर कॉसेक, लास्ट आपका फंक्शन है कॉसेक एक्स। तो इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन जो होगा कोई भी रियल नंबर n पाई को छोड़कर n बिलोंग्स टू z के लिए। अच्छा रेंज की बात करें तो इसका रेंज जो होगा कोई भी रियल नंबर होगा -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो ये सारी चीजें हमने क्लास 11 में पढ़ लिया था, सबको प्रूव करके भी देखे थे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो भी देखा
यहाँ पे जैसे अगर हम लोग साइन एक्स की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं इसका डोमेन आर है, किसी भी रियल नंबर के लिए इसके वैल्यूज हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेंगे, -1 से 1 तक ही होंगे। यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे वैल्यू आएंगे, बहुत सारे ऐसे वैल्यू आएंगे जो रिपीट होंगे, बहुत बार रिपीट होंगे, इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट होंगे, तब तो वो 1 1 नहीं होगा। तो फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए आपका फंक्शन 1 1 और अनटू दोनों होना चाहिए, तब ना उसका इन्वर्स निकालेंगे। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे इसको ग्राफ के द्वारा क्लियर करते हैं कि कैसे फंक्शन को हम लोग 1 1 अनटू करेंगे। इससे पहले एक और आपको कंसेप्ट समझ लेना है। जैसे मान लीजिए अगर हम साइन थीटा को x मान लेते हैं साइन थीटा बराबर x है, साइन थीटा किसके बराबर x के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, यानी कि ये साइन इधर गया तो यह इधर इनवर्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है, साइन इनवर्स x का मतलब यह नहीं है कि साइन इनवर्स और गुना x, इसको ये गलत मतलब हो जाएगा। यह साइन इधर से गया है उधर इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि यहाँ जो थीटा का मान होगा वह किसी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और यहाँ जो x का जो वैल्यू आएगा वह कहां से आएगा, -1 से 1 के बीच रहेगा। क्यों, क्योंकि आप देखे थे ना अभी कि साइन फंक्शन में, यानी कि साइन जो फंक्शन है इसमें आपका डोमेन r होता है और रेंज -1 to 1 होता है, तो दैट मीन्स यह डोमेन होगा और यहाँ जो x के वैल्यू जाएंगे वो आपके रेंज होंगे, तो इसका -1 से 1 होता है। अब अगर इसकी बात करें थीटा बराबर साइन इनवर्स x की, तो यह एक आपका फंक्शन नहीं है, साइन इनवर्स एक फंक्शन ही नहीं है, एक फलन नहीं है, क्योंकि -1 to 1 पर x के -1 to 1 पर थीटा के अनगिनत मान है, ठीक है, अनगिनत मान है, क्योंकि थीटा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। और ये भी हम यहां से क्लियर हो रहा है कि चूंकि साइन थीटा जो है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 1 1 अनटू नहीं है, 1 1 नहीं होगा, अनटू भी 1 1 नहीं होगा, ये साइन थीटा 1 1 नहीं होगा। जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू भैया 1/2 होता है और साइन 150 का भी वैल्यू 1/2 होगा, तो ये 1 1 होगा, नहीं होगा, दैट मींस इन्वर्टिबल नहीं होगा। और जब इन्वर्टिबल नहीं होगा तो यह कैसे एक फंक्शन हो जाएगा, साइन इनवर्स एक तो फलन ही नहीं ना होगा, क्योंकि ये इन्वर्टिबल ही नहीं हो रहा साइन थीटा, दैट मींस यह तो आपका एक फंक्शन ही नहीं होगा। अब यह फंक्शन इसको कैसे बनाएंगे, किस वैल्यू को लेंगे, इसके डोमेन और रेंज को किस तरह से लेंगे ताकि यह 1 1 और अनटू हो जाए, ताकि यह इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाए। साइन थीटा का मान कहां से कहां तक लेंगे ताकि यह फंक्शन जो है 1 1 अनटू हो जाए और इसका हम लोग इनवर्स निकाल सके। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य शाखा का आलेख, यानी ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यह मुख्य शाखा होता क्या है, अभी हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हुए थे मुख्य शाखा के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में, लेकिन फिर से दोबारा देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए पहला फंक्शन y बराबर साइन x लेते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि इसका डोमेन जो होगा r हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और रेंज जो होगा -1 to 1 होता है, पिछले क्लास में हमने इसका आलेख भी बनाकर देखा था। तो ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाए थे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, डोमेन इसका r है, हर एक रियल नंबर, ये आगे तक ऐसे डिफाइन होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, ये भी आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग कर रहा है r से, ये हर एक r के लिए ये डिफाइंड हो रहा है। और रेंज क्या हो रहा है, तो देख लो आप, -1 से 1 के बीच में ही इसके वैल्यूज रह रहे हैं, -1 से 1 के बीच, यानी कि यहाँ जो x का मान है वो आपका डोमेन है और y का जो मान है वो आपका रेंज है। ये हम लोग देखे हुए थे, इसके ग्राफ के बारे में देखे थे। तो देख रहे हैं यहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, अगर आप यहाँ देखो, यह -π/2 है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, और यहाँ पे जो है आपका π/2, ये वाला जो लाइन है π/2 के लिए, यह -π/2 के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हर एक वैल्यू डिफरेंट है। देख लो y का मान यहाँ से यहाँ तक के बीच में, -1 से 1 के बीच में हर एक पॉइंट पे बदल रहा है, तभी ना इसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है, हर एक पॉइंट पे बदल रहा है। -π/2 से π/2 के बीच में
इसके हर एक एलिमेंट का, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट का जो इमेज आ रहा है वह डिफरेंट डिफरेंट रह रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यूज बदलते जा रहे हैं y के, देख रहे हो ना, y के वैल्यू बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ देख रहे हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर ये क्या हो रहा है, वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज आपके डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। उसी तरह से अगला इंटरवल हो जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच, आप देख लो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच, यहां से यहां तक के बीच में यहाँ पे वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होते जा रहे हैं, देख रहे हो ना यहाँ पे। चलो तो यहाँ देख रहे हैं कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 पे, उसी तरह आगे इंटरवल बढ़ सकते हैं, इसकी इसी तरह इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। तो इधर के लिए क्या होगा, तो इधर के लिए माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में, ये देखो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच, तो ये किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, x के मान के लिए देख रहे हैं। यहाँ x के मान अगर इनके बीच में लाई करे तो यहां से यहां तक लाई करे तो इनके वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जा रहे हैं, इसके बीच में भी लाई करे तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, इसके बीच में भी लाई करे तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे आपने ब्रांच देख लिए। तो इसमें जो आपके अक्ष y अक्ष के निकटतम वाला जो ब्रांच होता है ना, उसी को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को यहाँ प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे, मुख्य शाखा कहेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग मुख्य शाखा लेते हैं, और इस मुख्य शाखा पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि यह फंक्शन जो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर 1 1 हो जाएगा, और इसके हर एक इमेज का प्री इमेज भी मिलेगा, देख रहे हैं ना। y के हर एक मान पर यहाँ x का भी कुछ ना कुछ मान है, y के हर एक वैल्यू पे, यहाँ पे ले लो, इस वैल्यू पर x का कुछ वैल्यू है ना, यहाँ y के यहाँ वाला वैल्यू ले लो, इस वैल्यू पर x का कुछ यहाँ वैल्यू होगा ना, y का ये इसके सामने ये वाला वैल्यू ले लो, तो y के इस वैल्यू पर यहाँ x का वैल्यू कुछ है ना। दैट मीन्स यह फंक्शन जो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर 1 1 भी हो जाएगा और अनटू भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ये वाला ही इंटरवल लेंगे। तो हमेशा देखिए ऐसे तो बहुत सारे ऐसे इंटरवल होंगे, बहुत सारे ऐसे ब्रांच आएंगे जिस पर यह फंक्शन साइन एक्स 1 1 अनटू हो जाएगा, लेकिन जो अक्ष के नजदीक होगा, वाई अक्ष के निकटतम या उससे जुड़ा हुआ जो अक्ष होगा ना, है ना, वाई अक्ष के निकटतम वाला जो ब्रांच होगा वो आप प्रिंसिपल ब्रांच के नाम से जानेंगे। तो बाकी जो एक्स्ट्रा है इसको हम इरेज कर देते हैं, हम लोग माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को ही लेकर समझते हैं। चलिए तो इस ग्राफ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके लिए हम लोग इसका जो मुख्य शाखा लिए हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इस आलेख के लिए आपका डोमेन क्या दिख रहा है, डोमेन दिख रहा है आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और रेंज क्या दिख रहा है, तो रेंज आपका है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। और इन वैल्यूज पे, इस डोमेन पर यह जो फंक्शन है इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक में हर एक वैल्यू का डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलेंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे y का वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पे y का वैल्यू अलग है ना, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर y का भी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो f इज 1 1, यानी कि ये जो फंक्शन साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स इज 1 1, साइन एक्स इज 1 1, साइन एक्स क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, एंड अनटू भी हो जाएगा, क्योंकि अगर y के हर एक वैल्यू के लिए, देखिए y के हर एक वैल्यू के लिए x का, y के हर एक वैल्यू का प्री इमेज इसमें x में मिल रहा है, यहाँ x का जो वैल्यू आ रहा होगा वो प्री इमेज होगा उसके लिए, है ना। हर एक y के हर एक वैल्यू का प्री इमेज है इसमें, इस फंक्शन में। तो फंक्शन 1 1 एंड अनटू दोनों हो गया। तो जब यह फंक्शन 1 1 अनटू हो गया इस डोमेन पर, देयरफॉर साइन एक्स इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हो गया, यह इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इन्वर्टिबल हो गया तो उस इन्वर्टिबल फंक्शन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो वह इन्वर्टिबल फंक्शन को हम लोग y बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अच्छा अब बताओ तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ डोमेन चेंज हो जाएगा ना, इनवर्स इस फंक्शन का, इन्वर्टिबल फंक्शन का डोमेन इस फंक्शन का रेंज होगा,
यानी कि -1 से 1 होगा, -1 से 1 आपका क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक ये आपका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, चेंज हो जाता है ना। अच्छा, रेंज क्या होगा, तो रेंज जो हो जाएगा वह आपका -π/2 से π/2 तक होगा। क्लियर हो गया, -π/2 से π/2 तक हो गया। तो ये आपको क्लियर होगा इन्वर्टिबल फंक्शन यह कैसे हुआ, और इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, अब इसका आलेख बनाना चाहेंगे तो आप आलेख इस तरह से दिखाओगे, यह आपका साइन इनवर्स एक्स का आलेख हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, देख लो यहाँ जो है y पर, y एक्सिस पे हम लोग मान को ले रहे हैं -π/2 से π/2 तक, रेंज हो गया। और x एक्सिस पे किसको ले रहे हैं, इसके डोमेन को ले रहे हैं। देख रहे हैं ना, चेंज हो जा रहा है। x एक्सिस पे यहाँ पे डोमेन आपका -π/2 से π/2 था, यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, -1 से 1, -1 से 1। ठीक है, और y एक्सिस पे इस पे रेंज इसका आ गया -π/2 से π/2, यानी कि यहाँ जो x का वैल्यू होगा वह बिलोंग करेगा इसके डोमेन से, और y का जो वैल्यू होगा वह बिलोंग करेगा इसके रेंज से। समझ गए, और इसका ग्राफ जो होगा चेंज हो गया। देखिए ये ऐसे था, अब इस पर ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, यह साइन एक्स इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया इस डोमेन के लिए। ठीक है, इस डोमेन के लिए, और इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया तो उसका डोमेन रेंज भी इस तरह से चेंज हो जाएगा, और इसका ग्राफ इस तरह से होगा। क्लियर हो गया, आपको यहां से पता चल गया। कभी कभी क्वेश्चन में अधिकतर आपका साइन इनवर्स एक्स सिंपल ही दे दिया है, तो वहां आप उसका मतलब समझ जाओ कि वो अपने डोमेन के लिए ही कह रहा है, वो अपने मुख्य मान पर ही बात कर रहा है, वह अपने प्रिंसिपल ब्रांच पर ही कह रहा है। अगर y बराबर सिंपली कहीं साइन इनवर्स एक्स दे दे तो वहां समझ जाओ कि यह आपका एक इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, यह एक इन्वर्टिबल फंक्शन ही होगा, और अपने प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में ही कह रहा होगा। प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच पर ही इसको चेक करना होगा, आपको अदर के लिए नहीं कह रहा है। अगर नहीं देगा तो, अगर कंडीशन दे दिया तब तो ठीक ही है, अगर नहीं दिया तो वहां पे आपका प्रिंसिपल ब्रांच पर ही चेक करना है, प्रिंसिपल ब्रांच को ही लेकर मानना होगा। इसमें याद रखना होगा कि साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे होगा, और डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 से π/2 होगा। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन है आपका y बराबर cos x के लिए। तो आपको पता है इसका डोमेन यानी x का मान किससे बिलोंग करेगा, तो डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज जो होगा -1 to 1 होगा। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे, -1 to 1 होगा। अब अगर हम लोग इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो यह आपका इसका ग्राफ ऐसे खींचते थे, हमने क्लास 11th में सीखा हुआ था ना, ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ऐसे खींचे थे। चलो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखो 0 से पाई तक यहाँ वैल्यू डिफरेंट है। 0 से पाई के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखो, यहाँ देखो यही वैल्यू जा रहे हैं, सब डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनके ब्रांचेस की बात करें तो एक हो जाएगा 0 से पाई तक के बीच में, 0 से पाई तक के बीच में हो जा रहा है। उसी तरह अगला हो जाएगा, यहाँ देखो पाई से कहाँ जाएंगे, ये आगे ऐसे बढ़ेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई से 2 पाई। चलो अगर इसको इधर ले जाओगे, यहाँ पे इधर ले जाने चाहोगे तो यहाँ देखो ये भी आपका इंटरवल हो जाएगा ना, यहाँ से 0 से -पाई के बीच पे भी वैल्यू डिफरेंट हो रहा है, यानी कि -पाई से 0 के बीच ऐसे भी लिख सकते हैं, -पाई से 0 के बीच। ठीक है, आगे ऐसे और भी इंटरवल आएंगे। तो इसमें किसको मुख्य शाखा लेना है, प्रिंसिपल ब्रांच किसको लेना है, 0 से π/2 के, y एक्सिस के निकटतम वाले ब्रांच को, या उससे जुड़ा हुआ जो ब्रांच होगा उसको। तो प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ 0 से पाई हो जाएगा, यानी कि 0 से पाई पर आपके यहाँ पे हर एक वैल्यू डिफरेंट होंगे, है ना। 0 से पाई के बीच तक के कोई भी वैल्यू पर यहाँ y का वैल्यू डिफरेंट आएगा, यानी कि उस पर यह 1 भी हो जाएगा और अनटू भी हो जाएगा। यहाँ से तो आपको पता चल गया प्रिंसिपल ब्रांच जो होगा 0 से पाई पर ही लेना होगा, आपका 0 से पाई तक ही लेना होगा। चलो तो हम 0 से पाई तक का आलेख देकर समझते हैं। चलो तो ये आपका 0 से पाई तक का हो गया, देख लो 0 से लेकर पाई तक का cos x का। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसके लिए आपका डोमेन कितना दिख रहा है, तो डोमेन आपका गया है 0 से पाई, और रेंज जो है इसका ये क्या है, वह -1 से 1 है, -1 से 1 है। तो इसके लिए यह फंक्शन 1 और 2 हो जाएगा। cos x इज
1 1 and unto 1 1 and unto, therefore cos x is इनवर्टिबल। इनवर्टिबल या फंक्शन इनवर्टिबल हो जाएगा किस पर, अपने डोमेन पर 0 से पाई पर। तो अगर हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, मतलब इसी का इनवर्स निकालेंगे हम लोग, अगर हम निकालें इसको चेंज करें, y बराबर cos इनवर्स x रखें, तो इसके लिए यहाँ पे जो डोमेन होगा वह चेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, यानी कि -1 to 1 हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका डोमेन हो जाएगा, इसका रेंज 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका ऐसे गुजरेगा, इस तरह से ये गुजरेगा। देख लो, आप देख लो, इसमें देखो, इसका डोमेन था 0 से पाई लिए थे, यहाँ पे डोमेन आपका चेंज हो गया, -1 to 1 हो गया, ठीक है। रेंज इसमें -1 to 1 था, इसमें रेंज जो हो गया आपका 0 से पाई हो गया, 0 से पाई। तो x का वैल्यू चेंज हो गया और y का भी वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए ग्राफ ऐसे था तो अब यह ग्राफ ऐसे आ गया। समझ गए ना, ग्राफ ये क्लियर हो जा रहा है। आप डिफरेंट देख लो, अगर हम लोग यहाँ cos की बात करें, cos इनवर्स x की, तो आपका डोमेन और रेंज चेंज हो गया ना, तो इंटरचेंज होने के कारण यह ग्राफ ऐसे मुड़ गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि cos इनवर्स यहाँ पे अगर हम लोग रखें 0 डिग्री, तो cos इनवर्स 0, तो 0 कितना डिग्री पर होता है, तो cos में 0 90 डिग्री पर होता है। तो देखो ये ग्राफ इंटरसेक्ट किया है कि नहीं, π/2 पे इंटरसेक्ट किया है कि नहीं। तो ये अलग अलग वैल्यूज पे ये आपका इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग खींच दिया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ इंटरचेंज हो गया कि आपका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हुआ है, इसलिए ग्राफ भी ऐसे घूम गया है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकाला जाए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि cos इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से होता है, डोमेन और रेंज भी आपको याद रखना होगा। तो डोमेन -1 to 1 और रेंज जो होगा 0 से पाई होगा। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं पॉइंट्स, इससे हम लोग क्या पता कर रहे हैं, तो इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे हुआ, उस इन्वर्टिबल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में ही समझ रहे हैं और उनके आलेख के बारे में देख रहे हैं। तो आगे के बचे हुए 4 अभी बाकी हैं, बाकी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके डोमेन रेंज क्या होंगे, वह कब डिफाइन होंगे, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करेंगे। ध्यान रखेंगे यह भी कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिक्कत होगी वो चैप्टर को अच्छे तरह से, क्वेश्चन बनाना तो सीख जाओगे, क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं यार, मैं तो आपको क्वेश्चन बनाना सिखा ही दूंगा, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा ना, ग्राफ कैसे बनाते हैं, किस तरह से वो जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में मैंने क्लास 11th में पढ़ा है, बड़े डीपली पढ़ा है, और फिर आपको वही बता रहा हूँ। अब दोबारा मैं ग्राफ बनाना सिखाऊं तो भाई समय बहुत लग जाएगा, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, 11th के भी वीडियोस को देखने होंगे ताकि आपका सही से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैंने उसका भी लिंक दे दिया है और 12th क्लास के सभी चैप्टर का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे अदर चैनल का भी लिंक नीचे दिया है, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना है, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।